हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो श्री बालाजी नर्सिंग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ मौलासर में आप सभी का वेलकम। अगर आपको यहाँ से नर्सिंग करनी है, जीएनएम करना है, फार्मेसी करना है या फिर एमबीबीएस करना है, विदेश से एमबीबीएस करना है, बाहर से कजाकिस्तान वगैरह से, तो आप राजेंद्र रेवाड़ जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी कंप्यूटर कोर्स करना है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एमएसएन का टॉपिक है सबसे पहले कि रीनल कैलकुलाई क्या होता है। जो किडनी स्टोन है वो क्या होती है, रीनल कैलकुलाई क्या होता है, किडनी स्टोन क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। किडनी स्टोन वगैरह के बारे में डिस्कशन करेंगे। किडनी स्टोन क्या है, रीनल कैलकुलाई क्या है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, कैसे यह बनती है बॉडी के अंदर और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले है किडनी स्टोन। तो किडनी कैसे होती है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन कर देते हैं, किडनी स्टोन और पथरी के बारे में। तो सबसे पहले किडनी क्या होती है। किडनी जो है, ये दो किडनियाँ अपनी बॉडी के अंदर होती है। ये जो किडनी का शेप दिया हुआ है बीन शेप में होती है, दोनों साइड में एक एक किडनी होती है। उसके बाद में जो ये किडनी है, इसके यहाँ से ये जो है ये क्या होता है, यूरेटर होता है। क्या होता है, यूरेटर। ये दोनों किडनियों के इधर से यूरेटर निकलता है। यूरेटर जो है वो किस में जाके बदल जाता है, ये जो है ब्लडर के रूम, ये है ब्लडर, जहाँ पे क्या है यूरिन का कलेक्शन होता है। यूरिन का क्या होता है, कलेक्शन होता है। जहाँ पे यूरिन का कलेक्शन होता है, जहाँ पर यूरिन का कलेक्शन होता है, पेशाब का जो कलेक्शन होता है, यहाँ से किडनी क्या करती है, जो है ब्लड, यहाँ से ब्लड आता है और ये ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन कर देती है। जो फिल्टर ब्लड है उसको वापस भेज देती है। तो यहाँ से यूरिन क्या होता है, इस ब्लडर में आता है। किस में आता है, ब्लडर में आता है, इस ब्लडर में आता है। और ब्लडर से यूरेथ्रा के द्वारा क्या है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये है यूरेटर और ये है ब्लडर, और इस ब्लडर के थ्रू, ये यूरेथ्रा के थ्रू क्या है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। जैसे एक और बड़े डायग्राम में दिखाया है, ये किडनी का शेप है, ये किडनी शेप है। और इसमें क्या करता है, यहाँ से ब्लड आता है और वापस फिल्टर होके वापस चला जाता है। लेकिन ये क्या करता है, यहाँ से फिल्टर होके यूरिन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, यूरिन बनाते हैं। यूरिन का क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो यूरिन बनाते हैं, ठीक है। तो यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये है स्टोन, ये क्या हो गई है, किडनी स्टोन हो गई, पथरी हो गई है, स्टोन, ठीक है। तो यहाँ पे यह फिल्टर करके फिर इनके स्टोन बन जाते हैं, पथरी बन जाती है पत्थर की तरह। और ये या तो यूरेटर में अटक जाती है, ये या तो यहाँ पे अटक जाती है, या तो क्या करती है, यूरेटर में अटक जाती है, यहाँ पे अटक जाती है यूरेटर में। ये यहाँ पे भी रहती है, यहाँ पे बन जाती है, या बीच में यूरेटर के यहाँ रास्ते में आ जाएगी। तो यूरिन क्या करेगा, पास आउट नहीं हो पाएगा और जो किडनी में इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा, यूरिन का कलेक्शन यहाँ होने लग जाएगा। तो किडनी में क्या आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, किडनी की साइज़ बढ़ जाएगी। ये कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे। और यूरिन के साथ में अगर पास होती है, यूरिन के साथ में निकलती है, तो बहुत पेनफुल यूरिनेशन होगा, है ना। यूरिन के साथ में कुछ टुकड़े निकलते हैं तो वो बहुत पेनफुल यूरिनेशन होता है। कभी कभी किडनी का शेप स्टोन का शेप ऐसा होता है, स्टोन का शेप ऐसे इस तरह से होता है ना। तो वो क्या करता है, ये
ये जो है यूरेटर वगैरह को ये क्रश करता है यहाँ पे, तो ये बहुत पेनफुल तरीके से बाहर निकलती है। तो ये यहाँ से ये जो इनकी नोक है ये चुभती है किडनी के यूरेटर वगैरह में, यूरिथ्रा में, तो उसकी वजह से बहुत पेनफुल यूरिनेशन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से इसके थ्रू ये ऐसे निकलती है, यहाँ अगर अटक गई तो प्रॉब्लम हो गया। अगर यहाँ ब्लडर में आके किडनी स्टोन हो गई, यहाँ पे अटक गई तो भी प्रॉब्लम है, यूरिथ्रा में अटक गई तो भी प्रॉब्लम है। तो वहाँ इस तरह से क्या होता है, किडनी स्टोन फॉर्मेशन होती है और वो वहाँ रास्ते में रुकावट कर देती है। रुकावट करने की वजह से क्या होता है, बहुत पेनफुल यूरिनेशन होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा। पेशेंट क्या करेगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा, पेन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बहुत पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन पेन होता है। उसके बाद में रीनल कैल्कुलाई, तो रीनल कैल्कुलाई आर मिनरल एंड साल्ट डिपॉजिट दैट बिल्ड अप इनसाइड द किडनी। तो जो कैल्कुलाई होती है, जो स्टोन होती है, मतलब जो रीनल कैल्कुलाई जो किडनी की पथरी होती है, वो किससे बनी होती है, मिनरल से बनी होती है, खनिज से बनी होती है। ठीक है, खनिज से बनी होती है, मिनरल्स एंड साल्ट डिपॉजिट। वहाँ पे क्या हो जाता है, साल्ट का डिपॉजिट हो जाता है, मिनरल का डिपॉजिट हो जाता है, या फिर साल्ट का डिपॉजिट हो जाता है, दैट बिल्ड अप इनसाइड द किडनी, और वो किडनी के अंदर इकट्ठे होने लग जाते हैं। मिनरल्स वगैरह इकट्ठे होके फिर वो क्या करते हैं, किडनी का फॉर्मेशन कर देते हैं, सॉरी वो स्टोन का फॉर्मेशन कर देते हैं, मतलब पतरी बना देते हैं। जो क्या होता है, मिनरल्स और साल्ट डिपॉजिट वगैरह इकट्ठे होके कैल्कुलाई का रूप ले लेते हैं। कॉमनली किडनीज रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड प्रोड्यूस यूरिन। तो क्या करती है किडनी, क्या करती है, ब्लड से जो वेस्ट है, ब्लड का जो वेस्ट है उसको बाहर निकालती है, ब्लड को फिल्टर करती है। तो ब्लड का जो भी वेस्ट है, मिनरल्स वगैरह है, यूरिन का फॉर्मेशन है, उसके थ्रू, यूरिन के थ्रू वो क्या करती है, बाहर निकालती है, बॉडी से बाहर निकालती है। तो ये जब ज़्यादा मिनरल्स वगैरह हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे इकट्ठा होकर क्या कर लेते हैं, स्टोन का रूप ले लेते हैं, और फिर वो यूरिन के साथ में निकलती है तो बहुत पेनफुल होती है। फिर वो या तो रास्ते में अटक जाती है तो फिर सर्जरी करनी पड़ सकती है, या और भी मेडिसिन के द्वारा निकाली जा सकती है। वो आगे हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो है ये क्या करती है, ब्लड का वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है। जो पतरी होती है वो ब्लड के वेस्ट प्रोडक्ट से बनती है। तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या करते हैं, यूरिन के द्वारा बाहर निकलते हैं। ब्लड का वेस्ट प्रोडक्ट किसके द्वारा बाहर निकलता है, यूरिन के द्वारा साथ में बाहर निकलता है, और वो धीरे धीरे क्या होता है, यूरिन का रास्ता रोक देती है। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो क्रिस्टल्स बिगिन टू फॉर्म इन द किडनी व्हेन देयर इज टू मच वेस्ट इन द ब्लड। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रिस्टल क्या होते हैं, क्रिस्टल बिगिन फॉर्म, क्रिस्टल बन जाते हैं जब ब्लड के अंदर वेस्ट ज़्यादा हो। ब्लड के अंदर अगर वेस्ट ज़्यादा हो, ब्लड के अंदर वेस्ट ज़्यादा निकल रहा हो, तो धीरे धीरे वो क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं, और क्रिस्टल का रूप लेके वो फिर स्टोन बन जाती है क्रिस्टल वाली, और वो बहुत पेनफुल होती है। एंड द बॉडी इज़ नॉट मेकिंग इनफ यूरिन, और उसकी वजह से क्या होता है, फिर वो इनफ जो यूरिन बन रहा था, वो जो बन रहा था वो नहीं बन पाता है, और जब यूरिन नहीं बन पाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर सब बहुत ज़्यादा क्या है, बॉडी के अंदर फ्लूइड ज़्यादा इकट्ठा होने लग जाएगा, जो हाइपरवोलेमिया जैसे कंडीशन देखने को मिलेगी फिर, है ना, और बीपी बढ़ सकती है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो उसके कारण क्या होगा, ये किडनी में क्या है, क्रिस्टल बनने लगते हैं जब ब्लड बहुत अधिक अपशिष्ट होता है, मतलब वेस्ट निकलता है ब्लड से। दीज क्रिस्टल अटैक एडिशनल वेस्ट केमिकल्स, और ये क्रिस्टल जो हैं, क्रिस्टल क्या करते हैं, जो ये क्रिस्टल निकल रहे थे ब्लड के द्वारा, वेस्ट प्रोडक्ट के द्वारा, तो ये क्रिस्टल अट्रैक्ट एडिशनल वेस्ट, और ये अपने साथ में किसको, एडिशनल जो वेस्ट होता है, दूसरा वेस्ट, उसको अपने साथ में क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं एडिशनल वेस्ट को भी। जैसे केमिकल फॉर्मिंग ए किडनी स्टोन दैट ग्रो इन साइज अनलेस इट इज पास थ्रू द यूरिन। और ये क्रिस्टल क्या करते हैं, अट्रैक्ट द एडिशनल वेस्ट एंड केमिकल्स, एडिशनल वेस्ट और केमिकल को क्या अट्रैक्ट करते हैं और साथ में जोड़ लेते हैं, जिससे वो किडनी के अंदर स्टोन का रूप ले लेती है, यानी पतरी का रूप ले लेती है। जिससे क्या होगा,
गुर्दे में क्या हो जाएगी, किडनी में पथरी बन जाती है। और ये क्या करती है, ये पथरी बन जाती है और फॉर्मिंग ए किडनी स्टोन दैट विल ग्रो इन साइज। और ये जब तक बढ़ती जाती है साइज में, जब तक ग्रो करती जाती है, जब तक ये यूरिन के द्वारा बाहर नहीं निकल जाती। और ये क्या करती है, जब तक बढ़ती जाएगी, अगर यूरिन के द्वारा बाहर नहीं निकलेगी तो वो क्रिस्टल जुड़ते जाएंगे, केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट जुड़ते जाएंगे, पथरी की साइज बढ़ती जाएगी। अगर वो यूरिन के द्वारा थोड़े थोड़े करके बाहर निकलती है तो वो नहीं बनती है। तो अनलेस इट पास थ्रू द यूरिन, और वो यूरिन के द्वारा पास न हो जाए तब तक ये बढ़ती रहती है, तब तक बढ़ती रहती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो किडनी स्टोन कैसे बनती है वो मैंने बता दिया। किडनी स्टोन क्या करती है, मिनरल्स और साल्ट के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, है ना, मिनरल और साल्ट है, वो जो है मिनरल और साल्ट डिपॉजिट हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, स्टोन का रूप ले लेते हैं, कैल्कुलाई का रूप ले लेते हैं। ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, क्रिस्टल वगैरह, वो क्या करते हैं, एडिशनल वेस्ट और केमिकल के साथ में अटैच हो जाते हैं और वो किडनी स्टोन का रूप ले लेते हैं। और फिर वो धीरे धीरे साइज में बढ़ते जाते हैं, और जब कि वो यूरिन के साथ में न निकल जाए। अब है टाइप। टाइप कितने प्रकार की स्टोन हो सकती है, तो टाइप कितने प्रकार है, ये कितने प्रकार की हो सकती है, तो ये लगभग 4 टाइप की होती है। ये 4 टाइप की होती है पथरी, जो है 4 टाइप की होती है। तो सबसे पहले है कैल्शियम स्टोन। कैल्शियम स्टोन 4 टाइप की होती है, कैल्शियम स्टोन और यूरिक एसिड स्टोन और स्टूवाइट स्टोन और सिस्टाइन स्टोन। सिस्टाइन स्टोन जो सिस्टीन स्टोन है, सॉरी सिस्टीन स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, सिस्टीन स्टोन और स्टूवाइट स्टोन और कैल्शियम स्टोन। कैल्शियम स्टोन ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो ये नाम दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले है जो कैल्शियम, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये कैल्शियम स्टोन है, ये कैल्शियम के डिपॉजिट होने के कारण हो जाती है। ज़्यादा कैल्शियम डाइट वगैरह लेने से कैल्शियम के डिपॉजिट होने के कारण होती है। यूरिक एसिड के डिपॉजिट होने के कारण यूरिक एसिड स्टोन हो जाती है। सिस्टीन ये बहुत कम पाई जाती है, 1% के लगभग पाई जाती है। और स्ट्रूवाइड भी इन्फेक्शन वगैरह की वजह से हो सकती है। तो ये 4 टाइप की स्टोन होती है, तो वो ये बॉडी के अंदर पाई जाती है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन। जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन। कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन, तो इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द किडनी स्टोन। ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है किडनी स्टोन का, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला, सबसे ज़्यादा अगर स्टोन पाई जाती है तो वो कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन पाई जाती है। बॉडी के अंदर, किडनी के अंदर जो सबसे ज़्यादा स्टोन पाई जाती है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन पाई जाती है। ये तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी स्टोन, ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है किडनी स्टोन का। अगर क्वेश्चन पूछे कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी स्टोन कौन सी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन जो है मोस्ट कॉमन टाइप की स्टोन होती है जो किडनी में पाई जाती है। विच इज फॉर्म व्हेन द कैल्शियम इन यूरिन रिएक्ट विथ ऑक्जिलेट। ये कब कैसे बनती है, तो विच इज फॉर्म व्हेन कैल्शियम इन द यूरिन रिएक्ट विथ ऑक्जिलेट। तो इसके अंदर क्या होता है, तो विच फॉर्म व्हेन कैल्शियम इन द यूरिन रिएक्ट विथ ऑक्जिलेट। यूरिन क्या करता है, रिएक्ट करता है ऑक्जिलेट के साथ में। तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम इन द यूरिन, यूरिन के अंदर जो कैल्शियम होता है वो ऑक्जिलेट के साथ में रिएक्ट करके ये वाली स्टोन बना सकता है, पथरी बना देता है ना। किसके साथ में, कैल्शियम के साथ में ऑक्जिलेट रिएक्ट करके क्या बना देता है, पथरी बना देता है। कैल्शियम ऑक्जिलेट के साथ में प्रतिक्रिया करता है तो ये पथरी बन जाती है। उसके बाद में जो है
inadequate calcium or fluid intake as well other factor may play role in their development. इसका जो डेवलपमेंट है उसके लिए ये क्या करता है, inadequate कैल्शियम, अगर ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम लिया, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, inadequate डाइट ली, कैल्शियम की ज़्यादा डाइट ले ली, तो उसकी वजह से हो सकता है फ्लूइड इनटेक एज वेल एज अदर फैक्टर, और फ्लूइड इनटेक भी अगर कम हुआ वो भी एक फैक्टर हो सकता है ना। उसके बाद में जो अपर्याप्त कैल्शियम या जो है फ्लूइड इनटेक का सेवन कम हुआ हो उसके कारण भी हो सकता है। तो ये इसके डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है। तो क्या हो, कैल्शियम इन द यूरिन रिएक्ट विथ ऑक्सीलेट, ये ऑक्सीलेट के साथ में रिएक्ट करके ये बना सकते हैं, और इसके अंदर इनएडिक्वेट कैल्शियम और फ्लूइड इनटेक के कारण भी हो सकता है, ये भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो ये हो गया एक वन टाइप का। दूसरे टाइप का है यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन कौन सी होती है, तो इट इज द अनदर प्रिवेंटेड टाइप ऑफ किडनी स्टोन। ये क्या है, दूसरे टाइप की किडनी स्टोन है, अनदर प्रिवेलेंट टाइप ऑफ किडनी स्टोन। प्रिवेलेंट टाइप ऑफ किडनी स्टोन जो है ये एक अन्य प्रकार की प्रचलित प्रकार की है। प्रिवेलेंट मतलब प्रचलित प्रकार की किडनी स्टोन है, ये भी प्रचलित है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर कुछ बॉडी में पाई जाती है तो वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की है। अगर सेकंड नंबर पे आती है तो दूसरे नंबर पे अगर कोई पाई जाती है बॉडी के अंदर, मतलब किडनी के अंदर स्टोन, तो वो सेकंड नंबर ये वाली है ना, यूरिक एसिड वाली। तो इसके अंदर क्या होता है, प्यूरिन आर ए नेचुरल केमिकल कंपोनेंट। इसके अंदर प्यूरिन रहता है, उसके अंदर ऑक्सीलेट रहता है, इसके अंदर प्यूरिन रहता है। प्यूरिन आर नेचुरल केमिकल कंपोनेंट, प्यूरिन आर नेचुरल केमिकल कंपोनेंट फाउंड इन हाई अमाउंट ऑर्गन मीट्स। और किस में पाया जाता है ये प्यूरिन, किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो ऑर्गन मीट होते हैं उनके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑर्गन मीट होते हैं उनके अंदर, जैसे ऑर्गन मीट में, जैसे मीट में कौन से आते हैं, दो, जैसे बफेलो का मीट हो गया, या फिर कोई भी गॉट का मील हो गया, तो मीट हो गया, मांस है ना, मांस मीट हो गया, तो उसकी वजह से हो सकता है। सेलफिश एक मछली आती है, उसका ज़्यादा सेवन करने की वजह से भी हो सकता है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट रीजन हो गए। हाई अमाउंट ऑफ द ऑर्गन मीट खाया तो उसकी वजह से, सेलफिश वगैरह खाई तो उसकी वजह से, ये नेचुरल कंपोनेंट है किसके, प्यूरिन के। और ये प्यूरिन क्या करता है, ये क्या करता है, यूरिक एसिड को बढ़ा देता है, और यूरिक एसिड की स्टोन बन सकती है, पतरी बन सकती है। व्हेन ए लॉट ऑफ प्यूरिन इज कंज्यूम्ड, अगर जब बहुत मात्रा में प्यूरिन का कंजप्शन किया जाए, ज़्यादा लिया जाए, तो द बॉडी प्रोड्यूस मोर मोनोसोडियम यूरेट, द बॉडी प्रोड्यूस मोर मोनोसोडियम यूरेट विच कैन फॉर्म द किडनी स्टोन। और जो ये प्यूरिन क्या करती है, मोनोसोडियम यूरेट बनाती है, प्रोड्यूस करती है बहुत मात्रा में, और वो क्या कर देती है, किडनी स्टोन बनाने में, वी कैन फॉर्म द किडनी स्टोन अंडर द राइट कंडीशन। और इसके कारण क्या हो जाती है, किडनी स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है, किडनी स्टोन का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। मोनोसोडियम यूरेट का क्या कर देती है, ये उत्पादन कर देती है, प्रोडक्शन कर देती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, विच कैन किडनी स्टोन, और वह किडनी स्टोन बना सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट है स्ट्रूवाइट पथरी। स्ट्रूवाइट पथरी ये तीसरी टाइप की पथरी है। स्ट्रूवाइट पथरी ये मोस्टली कम पाई जाती है, वैसे स्ट्रूवाइट पथरी है ये कम पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है स्ट्रूवाइट पथरी। स्ट्रूवाइट पथरी इज इन्फेक्शन इन द अपर यूरिनरी सिस्टम। अगर अपर यूरिनरी सिस्टम में इन्फेक्शन हो गया, अपर यूरिनरी सिस्टम में अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से ये स्टोन बन सकती है।
तो जो स्ट्रूवाइट स्टोन है वो कैसे बनती है, अगर अपर यूरिनरी सिस्टम में इन्फेक्शन हो गया, वहाँ पे कोई संक्रमण हो गया, तो उसकी वजह से स्ट्रूवाइट स्टोन बन सकती है, उसकी वजह से ये पथरी बन सकती है। तीसरा है सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन क्या होती है, यह भी एक अनकॉमन स्टोन है। दिस इज ए अनकॉमन स्टोन, ये एक असामान्य स्टोन है, पथरी है। दिस सीन इज दैट सीम टू रन इन फैमिलीज, और ये कुछ फैमिलियों में पाई जाती है, ये बहुत कम मात्रा में ये स्टोन पाई जाती है। 1% चांस होता है, लगभग कितना, 1% के करीब चांस है, ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, ये अनकॉमन स्टोन है। ठीक है, अब 4 टाइप की स्टोन पढ़ ली अपन ने, तो 4 टाइप की स्टोन पढ़ी, डायग्राम में और देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला है कैल्शियम किडनी स्टोन, जो अभी मैंने पढ़ाया था। कैल्शियम किडनी स्टोन 80% क्या रहती है, ये वाली स्टोन फॉर्मेशन होती है, कैल्शियम किडनी स्टोन। इसका रिस्क फैक्टर क्या है, किसकी वजह से ज़्यादा होती है, तो कैल्शियम और विटामिन डाइटरी सप्लीमेंट, ज़्यादा अगर कोई कैल्शियम लेता है, अगर डाइट में ज़्यादा कैल्शियम लेता है, विटामिन डी ज़्यादा लेता है, तो उस पेशेंट में ज़्यादा चांसेस होते हैं कैल्शियम स्टोन बनने के। तो कैल्शियम और विटामिन डाइटरी सप्लीमेंट लेता है, उनके ज़्यादा चांस होते हैं। वे फूड में अगर हाई ऑक्जिलेट वाला फूड लिया जाए, वेरी हाई इन ऑक्जिलेट, जिसमें ऑक्जिलेट ज़्यादा हो, ऐसे फूड लिए जाए, तो उसकी वजह से भी ये पथरी हो सकती है, ये वाली स्टोन हो सकती है। जैसे एवोकाडोस, डेट्स, खजूर वगैरह होते हैं, और ग्रेप फ्रूट्स, कीवी, ऑरेंज, स्पिनीज और टमाटो सॉस, ये कुछ है, इनमें क्या होते हैं, हाई मात्रा में ऑक्जिलेट होते हैं। तो वो ऑक्जिलेट क्या करते हैं, उसकी वजह से भी पथरी बन सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट है स्ट्रूवाइट जो है स्टोन, ये 10%, ये सेकंड नंबर मोस्ट है, ये 10%, 80% में से ये 10%, जो 80% चांस है कैल्शियम किडनी स्टोन का। उसके बाद में स्ट्रूवाइट जो है, ये कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम, अमोनियम और फास्फेट, इनसे मिलकर बनी होती है। तो इसका जो है रिस्क फैक्टर, ये यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो अभी मैंने बताया था। यूटीआई सबसे मोस्ट कॉमन अगर स्ट्रूवाइट का है, तो वो है इन्फेक्शन। सबसे मोस्ट कॉमन क्या हो गया, इन्फेक्शन। और इस इन्फेक्शन में यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए, वो भी कौन सा, अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए, तो उसके कारण हो सकता है। उसके बाद में क्या है, ये कुछ इन्फेक्शन है, जैसे काल्पसेला, निमोनिया, एंट्रोबैक्टर और स्यूडोमोनास, इन इन्फेक्शन की वजह से, यूटीआई की वजह से ये हो सकता है। उसके बाद में जो है यूरिक एसिड का फॉर्मेशन 9% जो है, 9% चांस होते हैं यूरिक एसिड का फॉर्मेशन के लिए। तो यूरिक एसिड में होता है, तो यहाँ पे बताया यूरिक एसिड में तो होता है, क्या होता है, यूरिक एसिड में प्यूरिन के कारण होता है। तो प्यूरिन के कारण होता है, जब बॉडी के अंदर प्यूरिन बढ़ जाए, तो वो मोनोसोडियम के साथ में क्या करते हैं, मोनोसोडियम का प्रोडक्शन करते हैं, और धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, यूरिक एसिड की स्टोन बनने लग जाती है। तो वो भी एक रीज़न है ना, वो एक रीज़न है। उसके बाद में जो सिस्टीन टाइप की जो रहती है, उसका 1% चांस रहता है, 1%, ओनली 1% चांस रहता है। तो ये रेयर डिसऑर्डर है, जो सिस्टीनयूरिया कहलाती है, ये बहुत कम चांस में होती है, और ये सिस्टीनयूरिया कहलाती है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि किडनी स्टोन कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है, कैसे बनती है। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, किस वजह से बन सकती है, तो ये तो हो गया टाइप। अब पढ़ते हैं अपन कारण, क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस किस टाइप की वजह से बन सकती है। तो किडनी स्टोन कैन बी अफेक्ट एवरीवन, ये सबको अफेक्ट कर सकती है, किसी को भी अफेक्ट कर सकती है। किडनी स्टोन जो है
किसी को भी अफेक्ट कर सकती है। जो किडनी स्टोन कैन बी अफेक्ट एवरीवन बट सम पीपुल आर मोर ससेप्टिबल देन टू अदर। जो कुछ व्यक्ति हैं वो इसके लिए ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं। किडनी स्टोन किसी भी व्यक्ति को बन सकती है, लेकिन कुछ व्यक्तियों को ये ज़्यादा ही बनती है, वो मोर ससेप्टिबल होते हैं अदर से। मेन आर मोर प्रोन टू हैव किडनी स्टोन देन वुमेन। तो मेल में क्या होता है, मेल में ज़्यादा चांस होता है किडनी स्टोन बनने का और फीमेल में कम होता है। फीमेल में किडनी स्टोन कम बनती है, मेल में ज़्यादा चांस होता है। और जब नेक्स्ट है इसका कारण क्या होता है, नेक्स्ट पहला कारण, पीपुल हैव हैड किडनी स्टोन बिफोर। जिन पर्सन को, जिन व्यक्तियों को पहले से किडनी स्टोन है, किडनी में पथरी है, उन्हें वापस होने के चांस है, वापस ज़्यादा होती है। जिनको पहले अगर पथरी हो चुकी है उनको ज़्यादा चांस होता है दोबारा पथरी होने का। तो जिनको पथरी हो चुकी है उन्हें बार बार पथरी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उन्हें डाइट मॉडिफिकेशन वगैरह करना चाहिए, डाइट में चेंजेस लाना चाहिए, उसकी वजह से वो पथरी नहीं होगी। तो जिनको पहले से पथरी है उन्हें सबसे ज़्यादा चांस होता है दोबारा पथरी होने का। पहला रीजन तो ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट रीजन है पीपुल डू नॉट ड्रिंक इनसफिशिएंट वाटर। जो इन प्रॉपर पानी नहीं पीते, इनसफिशिएंट वाटर, कम पानी पीते हैं, कम पीते हैं पानी, वाटर कम पीते हैं। ड्रिंक नॉट सफिशिएंट वाटर, जो सफिशिएंट वाटर नहीं पीते हैं, जो कम पानी पीते हैं, ऐसे पर्सन के अंदर, ऐसे व्यक्तियों के अंदर क्या किडनी में स्टोन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, किडनी में स्टोन होने का ज़्यादा चांस रहते हैं। तीसरा है पीपुल ईट ए हाई प्रोटीन एंड हाई सोडियम एंड हाई शुगर डाइट। ऐसे पर्सन, ऐसे व्यक्ति जो हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं, जो प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, जैसे चिकन में, मीट में, इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, अंडे में, तो वो ऐसी डाइट खाते हैं जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो उन व्यक्तियों में ज़्यादा चांस होते हैं पथरी बनने के। उसके बाद में जो हाई सोडियम डाइट खाते हैं, जो नमक भी ज़्यादा खाते हैं, सोडियम ज़्यादा हो ऐसी डाइट में, उनके भी ज़्यादा चांस होते हैं। उसके बाद में हाई शुगर डाइट, जिसके अंदर शुगर ज़्यादा हो, मीठा ज़्यादा हो, वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो ये 3 रीज़न है। उसके अंदर हाई प्रोटीन खाने वालों व्यक्तियों में, सोडियम ज़्यादा खाने वाले व्यक्तियों में और हाई शुगर खाने वाले व्यक्तियों में होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है ऐसे व्यक्ति जिनका वेट ज़्यादा हो गया हो, ओवरवेट हो, यानी जो मोटे हो, ओबेस हो, जो मोटे हो, मोटे लोगों में किडनी स्टोन होने का ज़्यादा चांस रहता है। जो ओबेस मोटे लोग हैं उनमें किडनी स्टोन फॉर्मेशन के ज़्यादा चांस होते हैं। जो ओवरवेट हो, यानी अपने वेट, नॉर्मल वेट से ज़्यादा वेट हो उनका, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। पीपुल हैव हैड ए गैस्ट्रिक बाईपास एंड अदर टाइप ऑफ इंटेस्टाइनल सर्जरी। अगर जिन पर्सन के गैस्ट्रिक बाईपास हो चुका है, गैस्ट्रिक की कोई सर्जरी हो चुकी है, बाईपास की कोई सर्जरी हो चुकी है, तो उनमें हो सकता है। और अदर एक चीज़ क्या हो सकती है, अगर किसी को इंटेस्टाइनल सर्जरी हो चुकी है, आंतों की कोई सर्जरी हो चुकी है, लार्ज या स्मॉल इंटेस्टाइन की कोई सर्जरी हो चुकी है, बाईपास हो चुका है, तो उन पर्सन में भी क्या होता है, उनमें भी स्टोन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये भी एक रीजन है, ये भी एक कारण है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है पीपुल हैव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज एंड अदर सिस्टिक किडनी डिजीज। अगर ऐसे पर्सन जिनको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो या अदर कोई सिस्टिक किडनी डिजीज हो, तो उन पर्सन में भी किडनी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उनमें भी हो सकती है। पीपुल हैव डिसऑर्डर दैट कॉज एक्सेसिव लेवल ऑफ सिस्टीन। अगर ऐसे पर्सन जो डिसऑर्डर है जिनमें एक्सेसिव लेवल सिस्टीन का लेवल ज्यादा हो गया हो, पीपुल हैव डिसऑर्डर, ऐसी कोई बीमारी है जिनमें क्या हो गया हो, एक्सेसिव लेवल ऑफ सिस्टीन, यानी सिस्टीन का लेवल ज्यादा हो गया हो, या ऑक्जिलेट का
जो है लेवल ज़्यादा हो गया हो, या यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो गया हो, या कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो गया हो, तो उन सब के कारण पथरी बन सकती है। जो अभी मैंने बताया था, अगर कैल्शियम वगैरह की डाइट ज़्यादा लेते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीलेट वगैरह की पथरी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और यूरिक एसिड में प्यूरिन वगैरह ज़्यादा हो गया हो तो उसके कारण ये यूरिक एसिड की स्टोन होने के चांसेस रहते हैं। और सिस्टीन के कारण, सिस्टीन वाली है ना, तो ये कुछ है, तो उनके कारण भी हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, पीपुल हैव ए प्रॉब्लम इन बाउल एंड जॉइंट दैट प्रोड्यूस स्वेलिंग इन्फ्लामेशन। जिन पर्सन को बाउल की प्रॉब्लम हो, यानी इंटेस्टाइन वगैरह की प्रॉब्लम हो, उनमें भी ज़्यादा चांसेस है, अभी पहले भी बता चुका हूँ। और जॉइंट की कुछ प्रॉब्लम हो, जॉइंट पेन वगैरह हो, उनको भी हो सकता है। तो प्रोड्यूस स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशन हो तो उसके कारण हो सकता है। उसके बाद में है, पीपल यूज स्पेसिफिक मेडिसिन सच एज डायूरेटिक और एंटासिड कंटेनिंग कैल्शियम। अगर कोई पर्सन, व्यक्ति ऐसी कोई पर्टिकुलरली मेडिसिन ले रहा हो, या तो डायूरेटिक्स है ना, सच एज डायूरेटिक्स और एंटासिड्स, एंटासिड जिसके अंदर कैल्शियम हो, तो उनके कारण भी हो सकता है। ये भी एक रीजन हो गया, उनके कारण भी क्या हो सकता है, पथरी हो सकती है। जो अगर डायूरेटिक्स ज़्यादा मात्रा में लेते हैं और एंटासिड वगैरह ले रहे हैं तो उनके कारण भी हो सकता है। तो ये तो हो गए कारण, किस किस वजह से हो सकता है। ऐसे पर्सन जिनको पहले से किडनी स्टोन हो, उन्हें ज़्यादा चांसेस होते हैं वापस होने के। ऐसे पर्सन जो हाई प्रोटीन और हाई साल्ट डाइट और हाई शुगर डाइट लेते हैं, उन्हें भी ज़्यादा चांस होते हैं। या फिर ऐसे पर्सन जो मोटे होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, उन्हें भी क्या होता है, ज़्यादा चांस होते हैं पथरी होने के। और ऐसे पर्सन जिन्हें इंटेस्टाइन की कुछ प्रॉब्लम हो, इंटेस्टाइन सर्जरी हो गई हो, गैस्ट्रिक सर्जरी हो गई हो, तो उसको भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ऐसे पर्सन जिन्हें बाउल की कुछ प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। ऐसे पर्सन जिन्हें एंटासिड ज़्यादा लेते हो, कंजप्शन ज़्यादा करते हो, जिसके अंदर कैल्शियम वगैरह ज़्यादा हो, तो उनमें भी हो सकता है। ये हो गए मेन रीजन किस कारण से पथरी हो सकती है। उसके बाद में है साइन एंड सिम्टम। इसके अंदर लक्षण क्या दिखाई देंगे, सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे। तो सिम्टम्स के अंदर है सीवियर साइड एंड बैक पेन एंड बिलो द रिब्स। इसके अंदर क्या होता है, सिम्टम क्या होते हैं, इसके अंदर सीवियर साइड एंड बैक पेन बिलो द रिब्स, जो साइड में है ना, सीवियर साइड और बैक पेन, ये जो साइड है बिलो द रिब्स, जो अपनी बॉडी की रिब्स होती है, पसलियां होती है, इसके जस्ट नीचे यहाँ साइड में, बैक में और रिब्स के जस्ट नीचे की तरफ पेन होगा, है ना। पेन कहाँ होगा, सीवियर बैक पेन होगा। जो पेशेंट की रिब्स है ना, ये रिब्स है और ये स्पाइन, तो ये किडनी जस्ट इसके रिब्स के नीचे ही होती है, इस साइड में। तो यहाँ किडनी के इधर पेन होगा, बैक साइड में बिलो द रिब्स, और बैक साइड में होगा सीवियर पेन होगा। उसके बाद पेन इज माइग्रेट टू द लोअर एब्डोमेन और ग्रोइन। जो लोअर एब्डोमेन है, जो पेट के निचला हिस्सा है, वो नीचे हिस्से की तरफ चला जाता है, और क्या चला जाता है, ग्रोइन में चला जाता है। तो ये पेन ऐसे बैक साइड से रेडिएट होते हुए एब्डोमेन की तरफ नीचे की तरफ जाता है और ग्रोइन तक चला जाता है, नीचे ग्रोइन तक जाता है, ऐसा पेन होता है। तो माइग्रेट होता है ये पेन। उसके बाद में पेन दैट कम इन वेव्स एंड फ्लक्चुएट्स इन इंटेंसिटी। और क्या है, पेन वेव की तरह होता है, वेव जैसे लहरें होती है ना, वैसे होता है, लहरों में आता है। मतलब ऐसे पेन की लहरें जैसी, तरंगे जैसी आती है पेन, बहुत सीवियर पेन होता है, तो उसके अंदर वेव जैसे आती है, पेन की वेव जैसे आती है, लहरों की तरह। और इसका जो है, जो पेनफुल जो फ्लक्चुएशन होता रहता है, मतलब उतार चढ़ाव होता है, कभी बहुत ज्यादा हो रहा है, कभी बहुत कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता है, तरंगों की तरह आता रहता है। तो ये ऐसा इंटेंसिटी होती है पेन की, और पेनफुल बहुत होता है। उसके बाद में पेन वाइल यूरेटिंग,
यूरिनेटिंग, अगर पेशाब करते हैं, जब यूरिन पास करते हैं तो उस टाइम बहुत सीवियर पेन होता है। यूरिन करते टाइम भी क्या होगा, सीवियर पेन होगा। तो पेशाब करते समय दर्द होगा, यूरिन करते समय दर्द होगा। उसके बाद में क्लाउडी और फॉल स्मेलिंग यूरिन, यूरिन जो है, यूरिन का जो कलर होगा वो क्लाउडी होगा, और जो स्मेल आएगी यूरिन के अंदर, जो बदबू आती है, फॉल स्मेलिंग बदबू आती है। उसके बाद में पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग भी हो सकती है, पेशेंट को नोजिया और वोमिटिंग भी हो सकती है, उल्टी वगैरह भी हो सकती है, नोजिया वोमिटिंग जैसे भी हो सकता है। पेशेंट को फीवर आ जाएगा, इतना सीवियर पेन होने की वजह से पेशेंट को क्या हो जाएगा, फीवर वगैरह आने लग जाएगा। अगर इन्फेक्शन वाली पथरी है तो पेशेंट को फीवर आएगा 100%, और उससे चिल्स वगैरह भी आ सकते हैं। चिल्स जैसे धुजनी आती है, छूटती है ना, कंपकपी, उसे चिल्स इफ ए इन्फेक्शन इज प्रेजेंट, अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट रहेगा तो उसे चिल्स और फीवर आएगा। उसके बाद में यूरिनेटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, और यूरिन की जो अमाउंट थी, यूरिन जो पास करता है व्यक्ति, उसकी अमाउंट कम हो जाएगी, उसको कम मात्रा में यूरिन पास करेगा, बहुत कम मात्रा में क्या करेगा, यूरिन पास करेगा, बहुत कम मात्रा में यूरिन पास करेगा। तो ये कुछ सिम्टम है जो देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर। तो पेशेंट के अंदर कैसे कैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे, सीवियर पेन होता है, बैक साइड में पेन होता है, सबसे पहला बैक पेन होता है, साइड सीवियर पेन होता है, तो बिलो द रिब्स, जो पसली है उनके नीचे। उसके बाद में ये पेन धीरे धीरे लोअर एब्डोमेन की तरफ जाता है, ग्रोइन की तरफ, पेन बिकम द वेव, ये वेव की तरह आता है, लहरों की तरह फ्लक्चुएट करता है। उसके बाद में पेन वाइल यूरिन, पेशाब करते हैं तब पेन होता है, और पेशाब क्लाउडी जो है, यूरिन जो है वो क्लाउडी हो सकता है, फॉल स्मेलिंग आ सकती है उसके अंदर, और नोजिया वोमिटिंग भी हो सकती है पेशेंट को, फीवर और चिल्स आ सकता है अगर इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो, और अगर यूरिन जो है बहुत कम मात्रा में पास करेगा पेशेंट। उसके बाद में डायग्नोस कैसे करोगे, कैसे पता लगाओगे कि क्या डिजीज है, कैसे पता लगाओगे कि ये पथरी की डिजीज है कि नहीं है, ठीक है। तो कैसे पता लगाओगे, तो सबसे पहला है क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट के अंदर क्या देखते हैं, ब्लड टेस्ट करेंगे, उसके बाद में यूरिन एनालिसिस करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले पेशेंट का क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड के अंदर कैल्शियम वगैरह, ऑक्सीलेट वगैरह, प्यूरिन वगैरह, ये मात्रा देख सकते हैं कि कितनी बढ़ गई है ना, तो उसकी वजह से, और कोई इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं हो रहा है, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कितना है तो वो चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये चीज़ें पता लगाओगे। उसके बाद में यूरिन के अंदर भी, यूरिन कैसा आ रहा है, उसके अंदर यूरिन रेड तो नहीं आ रहा, पस तो नहीं आ रहा है, यूरिन में स्मेल तो नहीं आ रही है, यूरिन का कलर कैसा है, ये सब देखेंगे। ये सिस्टोस्कोपी करते हैं, तो ये ब्लडर होता है, ब्लडर के अंदर ये बाई यूरिथ्रा कैमरा डाल के, और यहाँ से ये कैमरे के थ्रू देखा जाता है किडनी में, और ये ब्लडर के अंदर देखा जाता है, उसे सिस्टोस्कोपी कहते हैं। एक्सरे के द्वारा पता लगा सकते हैं, एक्सरे के द्वारा फोटो खींच के पता लगा सकते हैं। उसके बाद में सीटी स्कैन या एमआरआई के द्वारा, सीटी स्कैन या एमआरआई के द्वारा, सीटी स्कैन के द्वारा भी पता लगा सकते हैं, और अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता लगाते हैं। यूएसजी करके पता लगा सकते हैं कितने हैं, यूएसजी के द्वारा। उसके बाद में इंट्रावेनस यूरोग्राम और इंट्रावेनस पाइलोग्राम के द्वारा भी पता लगा सकते हैं। इंट्रावेनस यूरोग्राम और पाइलोग्राम के द्वारा भी, है ना, आईवी जो है इंट्रावेनस यूरोग्राम और पाइलोग्राम के द्वारा पता लगा सकते हैं। यूएसजी वही सोनोग्राफी के द्वारा पता लगा सकते हैं। केयूबी किडनी यूरेटर ब्लडर, ये केयूबी का एक्सरे भी होता है और यूएसजी भी होता है, तो दोनों कर सकते हैं। किडनी यूरेटर ब्लडर, इसका पता लगाने के लिए। अब देखो ये डायग्राम में बताया गया है सिस्टोस्कोपी कैसे करते हैं। तो इसके अंदर देखो डायग्राम में
बताया गया है। ये है सिस्टोस्कोपी, सिस्टोस्कोप है। ये जो है, ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ये सिस्टोस्कोप है। ये जो पाइप है ये कहाँ जा रहा है, ये पेनिस के द्वारा, यूरेथ्रा के द्वारा ये कहाँ जा रहा है, ब्लैडर में जा रहा है। ये जो है व्यक्ति का ब्लैडर है, ये क्या है, ब्लैडर है, ये ब्लैडर है। और ये ब्लैडर के अंदर कहीं पथरी है, स्टोन है, तो उसका हम पता लगा सकते हैं। इसके अंदर ब्लैडर के अंदर अगर कहीं स्टोन हो गया, पथरी हो गई है, तो उसका हम पता लगा सकते हैं। अगर यहाँ कहीं पथरी है तो ये कैमरा के थ्रू इधर डाके और यहाँ से देख सकते हैं ब्लैडर में कोई पथरी है कि नहीं है। तो ये यूरेथ्रा के द्वारा ऐसे बॉडी के अंदर जाते हैं और उसमें कैमरे के थ्रू देखा जाता है कि ये पथरी है कि नहीं है। देखो जैसे यहाँ पे ये डॉक्टर ने यहाँ पे ये प्रोसीजर किया है, यहाँ से ये इसमें मॉनिटर की जो स्क्रीन है वहाँ पे ये देख लेता है कि यहाँ पे कोई पथरी वगैरह दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है। तो ये सिस्टोस्कोप करते हैं, उसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि पथरी है कि नहीं है। उसके बाद में मेडिकल मैनेजमेंट क्या करोगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में है सबसे पहला कैल्शियम स्टोन का क्या मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट में है तो ए थायजाइड, यूरिक डायूरेटिक्स और फॉस्फेट, थायजाइड, डायूरेटिक और फॉस्फेट कंटेनिंग प्रिपरेशन शुड बी प्रेस्क्राइब टू प्रिवेंट कैल्शियम स्टोन फ्रॉम द डेवलपिंग। तो कैल्शियम स्टोन है उससे बचने के लिए क्या, कौन सी डायूरेटिक्स देते हैं, थायजाइड डायूरेटिक्स वगैरह देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम स्टोन नहीं होगी, है ना। तो वो डायूरेटिक्स वगैरह दवाई दे सकते हैं। ये वाली डायूरेटिक थायजाइड डायूरेटिक्स दे सकते हैं, जिसकी वजह से यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा और साथ में क्या है, कैल्शियम का डिपोजिशन नहीं होगा। तो कैल्शियम स्टोन फॉर्म डेवलपिंग उस कंडीशन में देते हैं। उसके बाद में यूरिक एसिड स्टोन अगर हो गई, यूरिक एसिड स्टोन है तो टू लोअर यूरिक एसिड लेवल इन द ब्लड एंड यूरिन टू एलोप्रिनोल, एक टैबलेट आती है ओलोप्रिनोल, जो क्या करती है, यूरिक एसिड को लेवल को कम कर देती है। एलोप्रिनोल जो टैबलेट है वो यूरिक एसिड के लेवल को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो ये टैबलेट दे सकते हैं। कौन सी टैबलेट दे सकते हैं, तो यूरिक एसिड लेवल को कम करने के लिए एलोप्रिनोल टैबलेट दे सकते हैं। एज वेल ड्रग्स टू मेंटेन यूरिन एल्कलाई शुड बी प्रेस्क्राइब, और ये टैबलेट दे सकते हैं। उसके बाद में स्टूवाइड स्टोन, इसके अंदर क्या करते हैं, तो दीज स्टोन शुड बी अवॉइडेड बाय द फॉलोइंग टेक्निक टू कीप यूरिन फ्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज इन्फेक्शन। तो यूरिन जो है इसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए, इसको इन्फेक्शन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए, इन्फेक्शन से बचाना चाहिए। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को फ्लूइड पानी देना चाहिए, इंटेक वगैरह बढ़ाना चाहिए। तो वाटर कंजप्शन देखो, कंज्यूमिंग वाटर टू मेंटेन एडिक्वेट यूरिन फ्लो एंड फ्रिक्वेंट अवॉइडिंग। अगर जल्दी जल्दी यूरिन पास करेगा पेशेंट, ज़्यादा पानी पिएगा और बार बार में यूरिन पास करेगा तो जो यूटीआई का इन्फेक्शन है वो कम हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए सलाह देनी चाहिए पेशेंट को। तो जिनको अगर यूटीआई होने के चांसेस रहते हैं, जिनको यूटीआई होता है, बार बार में यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होता है, तो उन्हें ज़्यादा पानी पीना चाहिए, वाटर का कंजप्शन ज़्यादा करना चाहिए, जिससे क्या होगा, बार बार में जो है ब्लडर वगैरह अवॉइड हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा, यूरिन पास ज़्यादा जल्दी होगा तो इन्फेक्शन होने के कम चांस रहेंगे और इससे स्टूवाइड स्टोन होने के भी कम चांस रहेंगे। उसके बाद में सिस्टीन स्टोन, सिस्टीन स्टोन जो है अलोंग विद द लो साल्ट, इसमें लो साल्ट कम देना चाहिए, लो प्रोटीन डाइट देनी चाहिए। डॉक्टर शुड बी एडवाइज ड्रिंक मोर फ्लूइड टू प्रोड्यूस यूरिन, और पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। एक तो सबसे पहले कम साल्ट वाली डाइट खाए, यानी नमक कम खाए। उसके बाद में लो प्रोटीन, जिसके अंदर प्रोटीन होता है वो डाइट भी कम खाए, और उसके बाद में ड्रिंक ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, तो उसकी वजह से पथरी नहीं होगी, स्टोन नहीं होगी। उसके बाद में है सर्जिकल मैनेजमेंट, ये तो हो गया मेडिकल मैनेजमेंट, दवाई देके कैसे ठीक कर सकते हो, ये और हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट। इसमें आता है, इसके अंदर आता है सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर आता है, सर्जिकल मैनेजमेंट में आता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल
शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, इसको ESWL के नाम से जानते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। तो ये एक प्रोसीजर है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी ESWL। दिस प्रोसीजर शुड बी रिकमेंडेड फॉर द स्पेसिफिक किडनी स्टोन। ये स्पेसिफिक किडनी स्टोन के लिए ये ट्रीटमेंट किया जाता है। लिथोट्रिप्सी का जो ट्रीटमेंट है वो स्पेसिफिक किडनी स्टोन के लिए किया जाता है। इसके अंदर द डिपेंडिंग ऑन द साइज और लोकेशन, और ये जो है, ये जो सर्जरी है, ये साइज, उसकी जो स्टोन की साइज है वो कैसी है, और उसके बाद में उसकी लोकेशन कहाँ पे है, वो किडनी के कहाँ पर है, किडनी में ही है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। साउंड वेव आर यूज, इसके अंदर जो है वो क्या यूज की जाती है, साउंड वेव यूज की जाती है। दे आर यूज इन द टेक्निक टू ब्रेक द स्टोन, और साउंड वेव से क्या कर देते हैं, जो पतरी थी, जो स्टोन थी, उस साउंड वेव से उसके टुकड़े कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, और छोटे छोटे टुकड़े यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे बॉडी से। जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो इसके अंदर साउंड वेव आर यूज इन द टेक्निक टू ब्रेक द स्टोन इनटू लिटिल पीस दैट कैन बी पास थ्रू द यूरिन, और वो यूरिन के थ्रू पास हो जाती है। इसके अंदर क्या करते हैं, ये लिथोट्रिप्सी के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर साउंड वेव छोड़ी जाती है, जो क्या कर देती है, जो किडनी स्टोन बनी थी, जो पतरी बनी थी, उसको क्या करेगी, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगी, और वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो वो किस पे डिपेंड करता है कि वो साइज, ये तो देखा जाता है कि उस पतरी की साइज कितनी है, स्टोन की साइज कितनी है, और वो कहाँ पर है वो भी देखा जाता है। अगर ब्लैडर में है तो वो ऐसा नहीं करते हैं, अगर किडनी के पास में है, किडनी में है, तो ही ऐसा करते हैं। तो वो देखा जाता है कि वो लोकेशन कहाँ पे है और कैसे है। देखो इस डायग्राम में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि इस डायग्राम में देखो, तो इस डायग्राम में देखना, ये देखो ये किडनी है, इस किडनी के अंदर ये जो है स्टोन बनी हुई है, ये है स्टोन। तो किडनी स्टोन आर टू बिग टू पास थ्रू द, ये बहुत बड़ी स्टोन है, ये पास नहीं होगी, यहाँ से निकलेगी नहीं, क्योंकि ये रास्ता छोटा है और ये बड़ी है, तो ये निकलेगी नहीं। तो अल्ट्रा शॉक वेव इज क्रश स्टोन, इसके अंदर देखो ये वेव दे रहे हैं, अल्ट्रा शॉक वेव। इस वेव से क्या होगा, ये जो बड़ी बड़ी पतली थी, स्टोन थी, वो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएगी। ये देखो यहाँ पे जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसमें बदल जाएगी, स्मॉल पीसेज में बदल जाएगी, और ये यूरिन के थ्रू कान बॉडी से बाहर निकल जाएगी, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएगी, और यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो ये हो गया एक तो ट्रीटमेंट, लिथोट्रिप्सी करके आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। उसके बाद में है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी करके भी इसका ऑपरेशन किया जा सकता है। दिस इज ए सर्जिकल ट्रीटमेंट दैट इंक्लूड inserting small telescope and instrument through a small incision in back to remove the kidney large stone। ये होता है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। इसके अंदर क्या होता है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, इसके अंदर क्या करते हैं, एक स्मॉल इंसिजन, मतलब एक कट लगाते हैं, इंसर्टिंग ए स्मॉल टेलीस्कोप, एक टेलीस्कोप लेते हैं ना, टेलीस्कोप जो है वो कैमरे की तरह ही रहता है, टेलीस्कोप लेते हैं, वो क्या करते हैं, बैक साइड में स्मॉल इंसिजन लगाते हैं, बैक साइड में यहाँ बैक साइड में किडनी की साइड में एक छोटा सा कट लगाते हैं, घाव लगा, ये स्मॉल इंसिजन करते हैं, मतलब कट लगाते हैं, उसके द्वारा टेलीस्कोप डालते हैं अंदर, टेलीस्कोप डाल के फिर वो किडनी स्टोन को बाहर निकाल जाता है, किडनी लार्ज स्टोन को उसके द्वारा बाहर निकाल जाता है। मतलब सीधा सीधा है कि वहां से कट करके और एक कैमरा जो है टेलीस्कोप है वो अंदर डाल के वहां से किडनी के अंदर से उस पतरी को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, वो कहलाती है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी।
नेफ्रोलिथोटोमी। ये टेलीस्कोप जो है दूरबीन की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद में है यूरेट्रोस्कोपी। यूरेट्रोस्कोपी अगर यूरेटर वगैरह में फंस गई है तो यूरेट्रोस्कोपी के द्वारा भी बाहर निकालते हैं। तो इन दिस टेक्निक्स ए नैरो लाइट ट्यूब यूरेट्रोस्कोप, ये यूरेट्रोस्कोप होती है एक, जैसे मैंने डायग्राम में बताया था सिस्टोस्कोप में अंदर एक सिस्टोस्कोप होता है, वैसे ही यूरेट्रोस्कोप भी होता है जो यूरेथ्रा के द्वारा डाला जाता है, वो भी वैसा ही सिस्टोस्कोप की तरह ही होता है। तो इक्विपमेंट दैट कैमरा, उसके अंदर क्या लगा रहता है, कैमरा लगा रहता है, जो वो इमेज, वो कैमरा लगा रहता है, वो कैमरा मॉनिटर पे दिखाई देता है ना, वो मॉनिटर पे दिखाई देगा। इज सेंड थ्रू द यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के द्वारा ये अंदर डाला जाता है, यूरेथ्रा के द्वारा अंदर डाला जाता है ब्लैडर के अंदर टू द यूरेटर एंड रिमूव द टीनी स्टोन। वो छोटी छोटी पतरी को कहाँ से, वहां से निकाल देता है। तो टीनी स्टोन द यूरेटर एंड किडनी, और किडनी से, ठीक है। तो वहां से ये यूरेटर डाल के, और ये क्या है, यूरेट्रोस्कोपी कैसे करते हैं, यूरेथ्रा के द्वारा डाल के कैमरा ब्लैडर या किडनी के अंदर अगर कोई स्टोन अटकी हुई है, छोटी टीनी स्टोन है, तो उसके द्वारा आप निकाल सकते हैं। तो ये इसके अंदर आता है। Once the stone has been identified, it can be scanned or broken into the bit will be passed through the urine। और इससे क्या, अगर स्टोन पाई जाती है तो उसे क्या कर दिए जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं। To decrease the swelling, improve the healing, the doctor may be insert the teeny tube shunt into the ureter। और अगर वहां पे कोई घाव वगैरह हो गया है, तो अगर वहां पे अगर स्वेलिंग आ गई है ना, स्वेलिंग आ गई है, ये यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाती है, लेकिन अगर वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, अगर वहां पे हीलिंग को इम्प्रूव करने के लिए वहां क्या लगा सकते हैं, संट भी लगा सकते हैं। ऐसे देखो ये जो डायलेटर है, तो ये तो हो गई स्टोन निकाल दी, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऐसे संट भी लगा देते हैं जो क्या करते थे, वुंड हीलिंग में वगैरह में हेल्प करेगा। तो संट इनटू द यूरेटर, जो ये यूरेटर है, इसके अंदर एक संट लगा देते हैं। ये देखो यूरेट्रोस्कोपी कैसे करते हैं। तो ये एक यूरेटर इसके अंदर डाल के और ऐसे कैमरे के थ्रू और उसको स्टोन को बाहर निकाल दिया जाता है। देखो ये स्टोन है, उसको बाहर निकाल दिया। अगर यहाँ पे वुंड वगैरह हो गया, अगर वुंड हो गया तो वहाँ पे क्या, एक संट और लगा देते हैं, जिसकी वजह से वापस वहाँ किडनी स्टोन का फॉर्मेशन ना हो। उसके बाद में पैराथायरॉयड ग्लैंड सर्जरी। इसके बाद में क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड सर्जरी। ये भी सर्जरी कर सकते हैं। ओवर एक्टिव और पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसका ओवर एक्टिव होना, वो भी क्या करता है, वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनाने का रीजन हो सकता है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड सर्जरी भी कर सकते हैं। तो ओवर एक्टिव और पैराथायरॉयड ग्लैंड, पोजीशन ऑफ द फोर्थ कॉर्नर ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है वो जस्ट थायरॉयड ग्लैंड के फोर्थ हिस्से की तरफ, नीचे की तरफ होती है ना, पैराथायरॉयड ग्लैंड के नीचे, जस्ट बिलो द एडम एपल, और एडम एपल के नीचे होती है। तो ये बताया कहाँ होती है, एडम एपल के थायरॉयड ग्लैंड के जस्ट नीचे होती है, एडम एपल के नीचे। कोज कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, और ये क्या करती है पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, पैराथायरॉयड ग्लैंड से ही कैल्शियम का सिक्रीशन होता है। तो वो क्या करेगी, ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से ये कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन करती है, पैदा कर देती है। तो अगर इस ग्लैंड को निकाल दिया जाए तो कैल्शियम ऑक्सलेट का वो जो है प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो इसलिए ये सर्जरी भी कर सकते हैं। व्हेन दिस ग्लैंड प्रोड्यूस टू मच ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, वो ज़्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करती है, सिक्रेट करती है, जिसके कारण क्या हो गया, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है। और इसके कारण कैल्शियम लेवल जो राइज डेंजरसली हाई इन लेवल्स, और उसके अंदर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के कारण क्या हो जाता है, कैल्शियम का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो विच कैन लीड द किडनी स्टोन, और उसकी वजह से किडनी की क्या हो सकती है, पथरी हो सकती है, स्टोन हो सकती है। किडनी स्टोन आर प्रिवेंट बाय रिमूविंग द ग्रोथ फॉर्म ऑफ ग्लैंड, और इसके कारण उस ग्लैंड को क्या कर सकते हो आप, रिमूव कर सकते हो। इसकी ग्रोथ बढ़ रही है तो उसके कारण इसको क्या कर सकते हो,
रिमूव कर सकते हो। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड में क्या होता है, पैराथायरॉयड में ओवर प्रोडक्शन हार्मोन होने के कारण, पैराथायरॉयड हार्मोन के प्रोडक्शन होने के कारण क्या होता है, उसके कारण हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है। जो क्या करता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, और कैल्शियम जब बॉडी के अंदर बढ़ेगा तो कौन सी स्टोन होने का ज्यादा चांस रहेगा, तो कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन होने के ज्यादा चांस रहते हैं। बार बार में वो अगर स्टोन बन रही है तो इस कहाँ से बन रही है, तो इसी ग्लैंड को निकाल दो, है ना, यहाँ इस ग्लैंड को निकाल दोगे तो कैल्शियम का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और कम होगा तो पथरी होने के चांसेस कम रहेंगे। तो ये भी एक रीजन है, इसे ये भी सर्जरी कर सकते हो। तो अगर किसी के बार बार में हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो रही है तो इसको रिमूव करके भी इसको ट्रीट किया जा सकता है। उसके बाद में है नर्सिंग मैनेजमेंट। ये तो हो गया मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया। अब है नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करोगे, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करोगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्स क्या करती है, तो सबसे पहले रिलीविंग पेन, पेन को कम करना है पेशेंट के, तो रिलीविंग पेन, पेन को कम करना है। द नर्स शुड एडमिनिस्टर और फैसिलिटेट ओपियोइड एनाल्जेसिक IV इंट्रामस्कुलर विथ IV एनासाइड एज डायरेक्ट। तो नर्स को क्या कर देना है, अगर ज्यादा पेशेंट को पेन हो रहा है तो क्या दे सकते हैं, ओपियोइड एनाल्जेसिक दे सकते हैं, और IV या IM इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर उसको IV एनासाइड्स दे सकते हैं। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एनासाइड्स का मतलब है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, और ओपियोइड्स और एनाल्जेसिक दे सकते हैं। जो पेन किलर होती है, एनाल्जेसिक कौन सी थी, पेन किलर, जो पेन को कम करती है वो एनाल्जेसिक कहलाती है, पेन किलर्स, और ये भी पेन को कम करती है, ये भी एनासाइड्स भी पेन को कम करती है, ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है। तो ये IV के थ्रू दे सकते हो, या तो IV दे सकते हो डायरेक्टली वेन के अंदर, या फिर मसल्स के अंदर दे सकते हो, तो IM भी दे सकते हो। तो ये हो गया 2। उसके बाद में सी शुड बी इंक्रीज द हेल्प टू पेशेंट अज्यूमिंग एंड कंफर्टेबल पोजीशन। पेशेंट को क्या करना है, कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है, उसको जो ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन है तो कंफर्टेबल पोजीशन उसे प्रोवाइड करनी है। सी शुड हेल्प द पेशेंट टू एम्बुलेट टू गेट सम पेन रिलीफ, और पेशेंट को वॉक करने के लिए, एम्बुलेट मतलब घूमने के लिए, वॉक करने के लिए, थोड़ा घूमने के लिए बोलेंगे, जिससे क्या होगा, पेन कम हो जाएगा। पेशेंट को थोड़ा घूमने के लिए बोलेंगे, एम्बुलेट करेंगे, जिसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, पेन कम हो जाएगा। उसे क्या करेंगे, चलने के लिए बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में सी शुड मॉनिटर पेन एंड क्विकली रिपोर्ट एनी इंक्रीज और इन सीवियरिटी, और उसके पेन को मॉनिटर करते रहेंगे पेन स्केल के द्वारा। वो पेन का असेसमेंट कैसे करते हैं, पेन का कितना पेन हो रहा है, कैसे पेन हो रहा है, उसका पता लगाने के लिए आप मेरी प्रीवियस क्लास में दे सकते हो। पेन मैनेजमेंट में मैंने पूरा बताया है कि पेन को कैसे असेस करते हैं, पेन कितना हो रहा है, कैसे स्केल से मेजर करते हैं, कैसे पेन हो सकता है, किस टाइप के पेन होते हैं, तो आप प्रीवियस क्लास में जाके पेन मैनेजमेंट की क्लास में जाके देख सकते हो। उसके बाद में अगर पेशेंट को सीवियर पेन हो रहा है, क्विकली रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर सीवियर पेन हो रहा है तो पेशेंट को मॉनिटर करते रहना चाहिए पेन को, और उसके इंक्रीज अगर सीवियरिटी बढ़ती जा रही है तो वो भी मॉनिटर करना है। उसके बाद में मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग कॉम्प्लिकेशन, ये तो हो गया पेन रिलीफ। पेन के अंदर क्या क्या कर सकते हो, तो पहला तो हो गया पेन के अंदर पेन रिलीविंग पेन, पेन को रिलीव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब दूसरा है मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग कॉम्प्लिकेशन, उसके अंदर सी शुड इंकरेज द पेशेंट टू डिक्रीज फ्लूइड, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। पेशेंट को क्या करना है, फ्लूइड इनटेक बढ़ाने के लिए इंकरेज करना है ना।
शी शुड इंकरेज द पेशेंट टू इंक्रीज फ्लूइड इनटेक एंड एम्बुलेशन। पेशेंट को क्या करना है, फ्लूइड इनटेक इंक्रेज करना है, बढ़ा मतलब उसे मोटिवेट इंक्रेज करना है, बढ़ावा देना है कि फ्लूइड इनटेक बढ़ाने के लिए, इंक्रेज फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, इंक्रेज फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, जिसके कारण क्या होगा, यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा और वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल सकती है। और एम्बुलेंस चलने के लिए कहें पेशेंट को, अगर ज़्यादा घूमा फिरेगा, मूवमेंट करेगा तो वो स्टोन बाहर निकलने के लिए ज़्यादा इजी हो जाएगी, ज़्यादा आसानी से बाहर निकल सकती है। अगर वो मूवमेंट वगैरह करेगा, फ्लूइड इनटेक ज़्यादा लेगा तो ज़्यादा चांस है बाहर निकलने की। शी शुड स्टार्ट IV फ्लूइड द पेशेंट इज अनेबल टू ड्रिंक इनफ वाटर। अगर कोई पेशेंट है वो अगर ओरली फ्लूइड नहीं ले रहा है, ओरली फ्लूइड नहीं ले रहा है, तो आप उस पेशेंट को क्या कर सकते हो, उस पेशेंट को आप एडवाइज कर सकते हो कि ओरली नहीं ले रहा तो ओरली अगर फ्लूइड नहीं ले रहा है तो आप उस पेशेंट को IV लगा दो, इंट्रावेनस IV फ्लूइड लगा दो। तो इफ द पेशेंट इज अनेबल टू ड्रिंक इनफ वाटर, है ना, अगर वो इनफ जो वाटर है वो प्रॉपर नहीं ले रहा है, फ्लूइड इनटेक प्रॉपर नहीं ले रहा है, तो उस पेशेंट को क्या करो, उसको IV फ्लूइड लगा देना चाहिए, उस पेशेंट को IV फ्लूइड लगा देना चाहिए। शी शुड मॉनिटर टोटल यूरिन आउटपुट, शी शुड बी मॉनिटर टोटल यूरिन आउटपुट एंड अवॉइडिंग द पैटर्न्स। शी शुड बी, उसका यूरिन आउटपुट जो है वो चेक करते रहना चाहिए, टोटल यूरिन आउटपुट चेक करते रहना चाहिए, कितना यूरिन पास कर रहा है ना, इनटेक आउटपुट चार्ट हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। अगर आउटपुट उसका कम आ रहा है तो मतलब वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो सी शुड बी मॉनिटर टोटल यूरिन आउटपुट अवॉइडिंग पैटर्न, और कैसा उसका पैटर्न है, वो कैसे यूरिन पास कर रहा है, कितना पास कर रहा है, बहुत कम आ रहा है या ड्रॉप आ रहा है, तो अवॉइडिंग पैटर्न कैसा है उसका वो भी मॉनिटर करना है, उसका भी ध्यान रखना है। सी शुड बी इंकरेज एम्बुलेशन टू हेल्प द स्टोन पास थ्रू द यूरिनरी ट्रैक्ट। तो सी शुड बी इंकरेज एम्बुलेशन टू हेल्प द स्टोन पास थ्रू द यूरिनरी ट्रैक्ट, उसे इंकरेज करना है चलने के लिए। एम्बुलेशन मैंने बताया था, इसका मतलब होता है चलना फिरना, उसको अगर चलने के लिए इंकरेज करेंगे, क्योंकि वो जो स्टोन है, जो पतरी बनी है, वो यूरिन के द्वारा बाहर निकलेगी, तो अगर जो मूवमेंट करेगा तो उसके द्वारा, मूवमेंट के द्वारा वो स्टोन भी आगे से आगे ज़्यादा मूवमेंट करती है, तो उसे एम्बुलेंस करने के लिए इंकरेज करेंगे, बढ़ावा देंगे उसे कि तुम्हें चलना चाहिए, इसके कारण क्या होगी, पतरी जल्दी निकलेगी, तो उस पेशेंट को इंकरेज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में सी शुड स्टेन यूरिन थ्रू द गोज, उसे क्या करना चाहिए, स्टेन करना चाहिए, यूरिन का छानना चाहिए। उसे यूरिन को छानना चाहिए, गोज से छान सकते हो, गोज जो रहता है ना, गोज पतला रहता है, गोज का जो पीस रहता है, गोज पीस वो एकदम पतला सा रहता है, उसके द्वारा यूरिन को छान सकते हो। जब यूरिन करने जाओ तो उसे यूरिन को छानना चाहिए, जिससे कि आप पतरी आए तो उसके अंदर दिख जाएगी आपको, या फिर वो जो जरिया रहता है चाय चालने वाला, उससे भी आप छान सकते हो। तो स्टेन करना चाहिए, स्टेन का मतलब है यहाँ पे छानना चाहिए, है ना, यूरिन को छानना चाहिए, जिसके अंदर अगर पतरी वगैरह आई है तो वो उससे पता लग जाएगी, तो यूरिन को छान कर पता लगा सकते हैं। स्टेन का मतलब होता है छानना, उनको छान कर पता लगा सकते हैं। सी शुड बी क्रश एनी ब्लड क्लॉट इन द यूरिन, लुक फॉर adhering stone on the urinal and bedpan side। पेशेंट के अगर यूरिन में ब्लड क्लॉट्स वगैरह आ रहे हैं तो वो भी देखना है, क्रश या एनी ब्लड क्लॉट्स
इन द यूरिन, लुक एंड स्टोन यूरिनल और बेड पेन साइड। अगर उसे ब्लड वगैरह आ रहा है तो उसे यूरिनल वगैरह देना चाहिए बेड साइड में ही, बेड साइड में उसे क्या यूरिनल वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पेशेंट को, नेक्स्ट है शी शुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू रिपोर्ट एनी इंक्रीज पेन। अगर पेशेंट को पेन ज़्यादा हो रहा है, पेशेंट को पेन ज़्यादा हो रहा है, पेशेंट को अगर पेन ज़्यादा हो रहा है तो रिपोर्ट करना चाहिए। इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट रिपोर्ट, है ना, तो उसे रिपोर्ट करना चाहिए, उसे बताना चाहिए अगर पेन ज़्यादा हो रहा है। तो शी शुड बी मॉनिटर द पेशेंट वाइटल साइन इन अर्ली साइन ऑफ इन्फेक्शन। अर्ली साइन ऑफ इन्फेक्शन she should be monitor the patient vital sign and for early sign of infection। उसके अर्ली साइन ऑफ इन्फेक्शन के पता लगाना चाहिए, मॉनिटर करते रहना चाहिए, वाइटल साइन मॉनिटर करना चाहिए, पेशेंट के वाइटल साइन टीपीआर एंड बीपी मॉनिटर करते रहना चाहिए। और उसके जो अर्ली साइन ऑफ इन्फेक्शन है, जो इन्फेक्शन है उसका पता लगाया जा सके, इसलिए पेशेंट के टीपीआर वगैरह चेक करते रहना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। शी शुड treat the infection with the suitable antibiotic agent before attempting or dissolving the stone। she should treat the infection with the suitable antibiotic। अगर उसे इन्फेक्शन की वजह से स्टोन वगैरह बन रही है तो उसे सबसे पहले एंटीबायोटिक वगैरह देने चाहिए। अगर उसे इन्फेक्शन हो गया, पेशेंट को सीवियर इन्फेक्शन है, तो पेशेंट को एंटीबायोटिक से ठीक करना चाहिए, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स वगैरह देने चाहिए, जो भी सूटेबल एंटीबायोटिक्स हैं, है ना, तो वो देनी चाहिए। एजेंट बिफोर अटेम्प्टिंग द डिजोल्विंग द स्टोन। पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को क्या एजुकेशन देना है, तो ये तो हो गया मैनेजमेंट, है ना। अब है एजुकेशन क्या देना है, पेशेंट को एजुकेट क्या करना है। शी शुड बी एक्सप्लेन द कॉज ऑफ किडनी स्टोन एंड द वे ऑफ प्रिवेंट देम। उससे कारण बताना चाहिए, किडनी स्टोन किस कारण से बन रही है ना, किस कारण से बन रही है और किस कारण से बन रही है और उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उसे बनने से कैसे रोका जा सकता है, उसके बारे में बताना चाहिए। पेशेंट को एजुकेट करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए पेशेंट को कि किस कारण से बन रहा है और किस वजह से किडनी स्टोन बन रही है। उसके बाद में शी शुड बी इनकरेज द पेशेंट टू फॉलो ए स्ट्रिक्ट डाइट टू मेंटेन हाई फ्लूइड इनटेक टू अवॉइड फ्यूचर स्टोन फॉर्मेशन। पेशेंट को इनकरेज करना है, पेशेंट को बढ़ावा देना है, इनकरेज करना है टू स्टिक डाइट के लिए स्टिक डाइट, है ना, डाइट को फॉलो करे, ऑक्सलेट वगैरह कैल्शियम डाइट वगैरह कम ले और हाई फ्लूइड, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लेना चाहिए, फ्लूइड इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। फ्लूइड इनटेक क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएगा तो यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा और छोटी सी अगर पतरी बनी है, स्टोन बनी है, तो वो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएगी। अगर पानी कम पी रहा है तो वो धीरे धीरे उसकी साइज बढ़ती जाएगी और उसके कारण पतरी हो सकती है। तो ये एजुकेट करना चाहिए लोगों, पेशेंट को। शी शुड बी इनकरेज द पेशेंट टू ड्रिंक इनफ वाटर इन द डे, एलिमिनेट 3004 लीटर, मतलब 3000 से 4000 ml, कम से कम 3000 से 4000 ml पानी, मतलब 3 से 4 लीटर पानी लगभग पेशेंट को पीना चाहिए एक दिन में। इनफ वाटर कम से कम ड्रिंक करना चाहिए, 3 से 4000 ml पानी पीना चाहिए। पेशेंट को इंकरेज करना चाहिए पानी पीने के लिए। शी शुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू हैव यूरिन कल्चर्स एवरी 1 to 2 months फॉर फर्स्ट ईयर, देन रेगुलरली आफ्टर दैट। पेशेंट को बताना चाहिए कि यूरिन टेस्ट करवाए, यूरिन कल्चर टेस्ट करवाए। कब तक, 1 से 2 महीने तक, लगभग फर्स्ट ईयर 1 साल तक, हर 1-2 महीने से 1 साल तक, हर 1-2 महीने से यूरिन कल्चर टेस्ट करवाना चाहिए।
जिसमें इन्फेक्शन वगैरह शो हो जाएगा, दैट किस वजह से हो रहा है। तो सी शुड बी एडवाइज द पेशेंट दैट रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन शुड बी एग्रेसिवली एड्रेस। अगर उसे यूरिन इन्फेक्शन हो गया है तो उसे जल्दी से जल्दी चेक कराना चाहिए। तो पेशेंट को रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन हो गया है तो एडवाइज करना चाहिए जल्दी जल्दी चेक कराए और इन्फेक्शन की दवाई लें। सी शुड बी इनकरेज द पेशेंट टू इंक्रीज मोबिलिटी वेयर पॉसिबल टू डिस्करेज एक्सेसिव इंजेक्शन फॉर विटामिन और मिनरल्स। पेशेंट को इंकरेज करना चाहिए एक्सेसिव मोटिवली वेलेवर पॉसिबल टू डिस्करेज एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ विटामिन और मिनरल्स। ज़्यादा मात्रा में विटामिन और मिनरल ना ले, इसके लिए भी पेशेंट को एडवाइज करना है। विटामिन और खनिज अत्यधिक मात्रा में ना ले, ज़्यादा मात्रा में ना ले, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स अगर ज़्यादा मात्रा में लिया तो भी पथरी हो सकती है, क्योंकि ये मिनरल्स ही जाके वहाँ पे कलेक्शन करके फिर क्या पथरी का रूप ले लेते हैं। जो सबसे पहले मैंने बताया था मिनरल्स वगैरह का ही डिपोजिशन हो जाता है तो उसके कारण भी पथरी हो सकती है। तो ये एक लिमिटेड मात्रा में लें। उसके बाद में सी शुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट दैट साइन एंड सिम्टम ऑफ कॉम्प्लिकेशन शुड बी रिपोर्ट द डॉक्टर, emphasize the significant and follow up the checkup kidney function and ensure the eradication removal of the kidney stone if the she had surgery। तो पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट को निर्देश देना है कि अगर उसे कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन के सिम्टम्स नजर आते हैं, कॉम्प्लिकेशन के सिम्टम नजर आते हैं तो डॉक्टर को बताना है। ठीक है, डॉक्टर को क्या करना है, डॉक्टर को सूचना देनी है और उसके किडनी के टेस्ट करवाने हैं। उसे जल्दी से जल्दी किडनी के टेस्ट करवाने चाहिए। अगर उसे सर्जरी हुई है तो सभी जो है टेस्ट करवाने चाहिए। पेशेंट को अगर सर्जरी वगैरह हुई है तो वो टेस्ट करवाने चाहिए पेशेंट के। तो सी शुड बी इंकरेज द पेशेंट टू इंक्रीज फ्लूइड इनटेक टू हेल्प पास स्टोन फ्रेगमेंट टू सी हिज हेड he and she had ESWL। लिथोट्रिप्सी करते हैं ना, लिथोट्रिप्सी, तो उसे एडवाइज करना चाहिए पेशेंट को इंक्रेज टू इनटेक के लिए एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि लिथोट्रिप्सी से क्या करते हैं, जो बड़ी स्टोन थी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। तो उससे क्या होगा, पानी ज़्यादा पिएगा तो वो छोटे छोटे टुकड़े वापस बाहर निकल जाएंगे। इसलिए अगर ऐसा कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है ना लिथोट्रिप्सी वाला, तो पेशेंट को इनकरेज करना चाहिए यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक के लिए। शी शुड इन्फॉर्म द एक्सेप्ट हेमेचूरिया। अगर पेशेंट को हेमेचूरिया हो, यूरिन के साथ में ब्लड आ रहा हो, हेमेचूरिया मतलब यूरिन के साथ में क्या आ रहा हो, ब्लड आ रहा हो, तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। शी शुड बी इन्फॉर्म द पेशेंट टू एक्सेप्ट हेमेचूरिया, पॉसिबिलिटी टू ब्रीथ ऑन द ट्रीटेड साइड ऑफ द बैक एंड स्टेक टू चेक टेम्परेचर डेली। पेशेंट का टेम्परेचर भी क्या है, डेली चेक करना है। टेम्परेचर जो है डेली चेक करना है। इट इज हाई देन 38 डिग्री, यानी 100 अगर 101 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो तो इन्फॉर्म करना है पेशेंट को, क्योंकि ये इन्फेक्शन को शो करेगा। अगर बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार आ रहा है, तो वो इन्फेक्शन शो करता है। तो इसलिए पेशेंट को इन्फॉर्म करना है। अगर हेमेचूरिया की कंडीशन हो और अगर पेशेंट को फीवर आ रहा हो तो पेशेंट को क्या करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए। या फिर और अगर पेन वगैरह ना हो तो प्रिस्क्राइब मेडिसिन दे देनी चाहिए। इफ द पेन इज नॉट रिलीव बाय द प्रिस्क्राइब मेडिसिन, और अगर प्रिस्क्राइब मेडिसिन से भी पेन कम ना हो तो भी डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, प्रिस्क्राइब मेडिसिन से अगर पेन कम नहीं हुआ तो भी इन्फॉर्म करना है। सी शुड बी प्रोवाइड इंस्ट्रक्ट फॉर एनी नेसेसरी होम केयर फॉर फॉलोअप, और अगर उसे होम केयर और नेसेसरी होम केयर की जरूरत है तो उसे फॉलोअप के लिए बोलना है और इसे इंस्ट्रक्शन देने हैं होम केयर के बारे में। प्रोवाइड होम केयर और फॉलोअप। होम केयर कैसे करनी है, अगर ESWL हुआ है मतलब लिथोट्रिप्सी हुई है तो क्या होम केयर करनी है, तो सी शुड बी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। हमेशा अगर लिथोट्रिप्सी वाला ऑपरेशन सर्जरी हुई है तो पेशेंट को इंकरेज करना है फ्लूइड इनटेक के लिए, क्योंकि वो स्टोन क्या हो गई है, उससे छोटी कर दी थी, टुकड़ों में डिवाइड कर दी थी। तो वो प्रोसीजर हुआ था, उससे कारण क्या हो गया था, स्टोन के जो बड़े टुकड़े थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो चुके हैं, और फ्लूइड इनटेक बढ़ाएंगे तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। इसलिए इंकरेज करना है टू इट मेक 6 वीक टू
सेवरल मंथ आफ्टर द प्रोसीजर, है ना। ये प्रोसीजर के 6 वीक तक लगातार अच्छे से इंक्रीज फ्लूइड इनटेक करना है, ठीक है, फ्लूइड इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। उसके बाद में शी शुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट द साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रॉब्लम, फीवर, डिक्रीज यूरिन आउटपुट और पेन, और पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देने हैं कि अगर ऐसे साइन सिम्टम आए तो इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को। तो अगर फीवर आ जाए पेशेंट को, फीवर इन्फेक्शन को शो करता है, यूरिन आउटपुट कम हो रहा हो और अगर पेन हो रहा हो, तो ऐसे सिम्टम हो तो जल्दी से जल्दी क्या करें, पेशेंट के साइन सिम्टम ऐसे हो तो बताएं। उसके बाद में शी शुड इन्फॉर्म द पेशेंट दैट हेमेचूरिया इज एंटीसिपेटेड बट इट विल बी गो अवे इन 24 आवर। पेशेंट को इन्फॉर्म करना है कि हेमेचूरिया की प्रॉब्लम रह सकती है। हेमेचूरिया मतलब क्या होता है, यूरिन के साथ में ब्लड आना, यूरिन के साथ में क्या आना, यूरिन के साथ में ब्लड आना है, वो क्या कंडीशन कहलाती है, हेमेचूरिया कहलाती है। तो ये कंडीशन कितनी 24 आवर्स तक रह सकती है, 24 घंटे तक रह सकती है। अगर ऐसा ऑपरेशन हुआ है, लिथोट्रिप्सी वगैरह हुआ है, तो 24 घंटे तक ये प्रॉब्लम रह सकती है। शी शुड गिव ए सुटेबल डाइटरी इंस्ट्रक्शन, उसे सुटेबल डाइटरी इंस्ट्रक्शन देने चाहिए, डाइट क्या क्या लेनी चाहिए उसके बारे में बताना चाहिए। पेशेंट डिपेंडिंग ऑन द कंजप्शन ऑफ स्टोन, तो अगर ज़्यादा वो उस चीज़ का कंजप्शन किया तो स्टोन वापस बन सकती है। शी शुड बी इनकरेज द पेशेंट टू स्टिक टू द प्रिस्क्राइब डाइट टू प्रिवेंट फ्यूचर स्टोन फॉर्मेशन, और पेशेंट को डाइट के प्रति स्ट्रिक्ट रहना है, जो डॉक्टर ने डाइट एडवाइज की है वही डाइट लेनी है, नहीं तो क्या होगा, वापस से फ्यूचर में आने वाले टाइम में वापस से पथरी बन सकती है। इसलिए जो डाइट डॉक्टर ने एडवाइज की है वही डाइट लेनी है, ऐसी डाइट नहीं लेनी है जिसके अंदर क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम ऑक्सीलेट वगैरह हो, प्यूरिन ज़्यादा हो, यूरिक एसिड बनाने का काम करे, इन्फेक्शन हो जाए। ऐसी डाइट ना लो जिसके अंदर हाई प्रोटीन हो, हाई साल्ट हो, हाई शुगर हो, ऐसी डाइट ना लें, ठीक है। तो ये क्या कर देगी, पथरी बनाने के लिए वापस फ्यूचर में स्टोन बना सकती है। शी शुड बी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक सफिशिएंट फ्लूइड इन इवनिंग टू प्रिवेंट यूरिन फ्रॉम गेटिंग टू कॉन्सेंट्रेट एट नाइट। तो इसमें क्या होगा, तो नाइट के अंदर, इवनिंग के अंदर सफिशिएंट वाटर ले, कभी भी इवनिंग में ज़्यादा वाटर ना पिए, नहीं तो क्या नाइट में आपको बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ेगा और आपकी जो स्लीपिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा पानी पिए और नाइट में कम पानी पिए। उसके बाद में नेक्स्ट है कंटिन्यू केयर। शी शुड बी मॉनिटर पेशेंट क्लोजली टू इन्फॉर्म दैट द ट्रीटमेंट इज वर्किंग और नो कॉम्प्लिकेशन हैव डेवलप्ड। तो कंटिन्यू केयर के अंदर क्या मॉनिटर करना है कि उसे क्लोजली मॉनिटर करना है पेशेंट को, पेशेंट इज क्लोजली टू कंफर्म दैट द ट्रीटमेंट इज वर्किंग, जो ट्रीटमेंट दिया है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। जो ट्रीटमेंट को बारीकी से देखेंगे, उपचार कम, कोई जटिलता वगैरह कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, तो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो बारीकी से देखेंगे, क्लोजली कंफर्म करेंगे ट्रीटमेंट जो दिया है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, उसकी वजह से कोई जटिलता वगैरह तो नहीं है। शी शुड बी इवेलुएट द पेशेंट नॉलेज फॉर ESWL एंड पॉसिबल टू कॉम्प्लिकेशन, और इसके बारे में ESW लिथोट्रिप्सी वगैरह के बारे में बताना भी चाहिए और उसे कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी बताना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है शी शुड बी एवेलुएट द पेशेंट नॉलेज ऑफ द फैक्टर इनहेंस द रिस्क रीनल कैलकुलाई रिकरेंट वे और
मेडिटेट दोज रिस्क, उसके रिस्क के बारे में बताना चाहिए। पेशेंट को उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए, इनके कोज के बारे में, कारण के बारे में ज्ञान होना चाहिए। और पथरी वापस हो सकती है, रिकरेंट पे हो सकती है, उसके बारे में बताना चाहिए। शी शुड बी इवेलुएट पेशेंट टू एबिलिटी मॉनिटर यूरिन पीएच, इंटरप्ट द रिजल्ट ड्यूरिंग द फॉलो अप विजिट। यूरिन का पीएच का भी मॉनिटर करते रहना चाहिए, यूरिन के पीएच का मॉनिटर करते रहना चाहिए, है ना। उसका पीएच कितना है, पीएच की निगरानी रखनी चाहिए, मूल्यांकन करते रहना चाहिए पेशेंट की, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना चाहिए। उसके बाद में शी शुड मेक श्योर पेशेंट इज अवेयर दैट साइन एंड सिम्टम ऑफ स्टोन डेवलपमेंट, और उसे जो साइन एंड सिम्टम है, पथरी कैसे बनती है, उसकी साइन सिम्टम के बारे में, लक्षण के बारे में अवेयर होना चाहिए कि ये पथरी के सिम्टम है। तो उसके बाद में क्या होगा, अगर उसे ऐसा लगेगा कि ये पथरी होगी है, पथरी बन गई है, तो वो डॉक्टर को दिखाएगा। तो डेवलपमेंट के बारे में, जो उसके साइन सिम्टम के बारे में पता होना चाहिए। ब्लॉकेज एंड इन्फेक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए, कैसे अगर यूरिन रुक गया है तो वो ब्लॉकेज हो जाएगा, तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। अगर इन्फेक्शन हो रहा है, पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है, फीवर आ रहा है, तो वो इन्फेक्शन वगैरह के बारे में भी पता होना चाहिए। एज वेल एज इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग दैट इंडिकेट सून एज पॉसिबल, उसके बारे में जल्दी जल्दी उसके रिपोर्ट के महत्व के बारे में बताना चाहिए। उसके बाद में शी शुड बी एक्सप्लेन द पेशेंट अबाउट द एक्टिविटीज, इंपॉर्टेंस, साइड इफेक्ट, एनी ड्रग्स इंडिकेट टू प्रिवेंट स्टोन फॉर्मेशन, और पेशेंट को पथरी बनने से रोकने के लिए बताई गई किसी भी दवा के महत्व और दुष्प्रभाव जो होते हैं उनके बारे में भी बताना चाहिए। उसके साइड इफेक्ट के बारे में भी बताना चाहिए, है ना। ड्रग्स के साइड इफेक्ट के बारे में भी बताना। शुड बी एक्सप्लेन द एक्टिविटीज इंपॉर्टेंस, एक्टिविटी की कितनी इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बताना चाहिए। उसके बाद में उसके अंदर जो साइड इफेक्ट वगैरह है ड्रग्स के, उसके भी बताना चाहिए। तो ये सब कुछ उसे बताना चाहिए। और डाइट में क्या लेना चाहिए, एक लास्ट है कि डाइट के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो कौन कौन सी डाइट, अगर किसी की किडनी स्टोन बन रही है तो कौन कौन सी डाइट ले सकता है, तो डाइट क्या क्या लेनी चाहिए। अगर किडनी स्टोन बन रही है किसी पेशेंट को तो कौन सी डाइट ले सकते हो, तो सबसे पहले ग्रीन टी ज़्यादा पीनी चाहिए। कॉफ़ी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, और वाटर विथ लेमन और ऑरेंज स्लाइस, वाटर विथ लेमन या ऑरेंज स्लाइस, है ना, नींबू के साथ में ऑरेंज वगैरह ये पी सकते हो, इसके कारण पथरी वगैरह नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रीन टी पी सकते हो, कॉफी पी सकते हो, और वाटर लेमन वगैरह पी सकते हो, ऑरेंज के स्लाइस डाल के पी सकते हो। लो फेट योगर्ट्स, मतलब जो दही है, लो कम फेट वाला दही है वो ले सकते हो। बनाना खा सकते हो, उसके बाद में पपैया खा सकते हो, पपीता, और ब्रोकली खा सकते हो, ब्रोकली वगैरह खा सकते हो, बॉक चोई खा सकते हो। ये तो अपनी मिलती नहीं है लेकिन खा सकते हो अगर मिलती है तो। उसके बाद में शिमला मिर्च वगैरह है, ये रेड और येलो मिर्च ये खा सकते हो, और केले आते हैं, ये भी वेजिटेबल में आती है, तो ये खा सकते हो। और कौन सी जो डाइट है वो अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी डाइट नहीं लेनी चाहिए, तो उसके अंदर आता है सबसे इंपॉर्टेंट जिसके अंदर कैल्शियम वगैरह ज़्यादा हो, तो मोर देन 500 mg कैल्शियम, 2000 यूनिट विटामिन डे, और 500 mg विटामिन सी सप्लीमेंट ए डे। इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। जो जैसे मूंगफली वगैरह होती है, बादाम होते हैं, आलमंड्स होते हैं, वो भी कम मात्रा में लेने चाहिए, लिमिटेड मात्रा में लेने चाहिए। अगर उसने ज़्यादा खाए तो उनकी वजह से भी हो सकते हैं। उसके बाद में जो साल्टी जो फूड होते हैं, जो पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह होते हैं, उनके कारण भी हो सकता है। जो मीट वाले प्रोडक्ट होते हैं, जो मीट वाले, जो मटन हो गया, चिकन हो गया, ये ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद में कुछ फ्रूट जूसेज है, उनकी वजह से भी हो सकता है। ऐसे फ्रूट्स जिसके अंदर क्या होते हैं, हाई ऑक्सीलेट पाए जाते हैं, वो वाले कौन कौन से फ्रूट होते हैं,
तो पोटैटोज होते हैं यानी आलू वगैरह हो सकते हैं, उसके बाद में बीटरूट हो सकते हैं और पालक वगैरह होते हैं, स्ट्रॉबेरीज हो सकती है, डार्क चॉकलेट हो सकती है और ब्लैक टी हो सकती है, ब्लैक टी। उसके बाद में वाइट ग्रेन्स हो सकते हैं और बीन्स वगैरह जो बीज वगैरह आते हैं उनकी वजह से हो सकता है ज़्यादा। तो ये कुछ है, नट्स वगैरह हो जाते हैं, जो नट्स हैं या फिर जो पालक वगैरह है उनकी वजह से भी होता है, स्पिंजिस है ना, पालक वगैरह इनकी वजह से होता है। तो जिनकी पतरी बन रही है उन्हें पालक वगैरह कम खाना चाहिए, जो हाई प्रोटीन है मीट वगैरह इनका भी कम कंजम करना चाहिए। उसके बाद में जो है आलमंड वगैरह बादाम वगैरह ये भी कम मात्रा में लेने चाहिए। और ऐसी डाइट जिनके अंदर हाई प्रोटीन वगैरह ना हो, ज़्यादा मिनरल्स ना हो, जैसे आयरन वगैरह, ये जो है पालक वगैरह रहता है इसके अंदर भी आयरन वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो ये भी कम कर देना चाहिए, ये डाइट में अवॉइड करना चाहिए और वो वाली डाइट आप ले सकते हो। तो थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। थैंक यू सो मच।